नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदीप जैन, डायरेक्टर स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया न्यू दिल्ली। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्लिप डिस्क और sciatica पेन से संबंधित कुछ बहुत संक्षिप्त में जानकारी दी थी। इसी टॉपिक के बारे में स्लिप डिस्क क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण हैं, कैसे इसका इलाज होता है शुरुआती स्टेज में भी और एडवांस स्टेज में भी, और इसका sciatica पेन से क्या लेना देना है, sciatica पेन क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे हम उसका निवारण करते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं इन दोनों प्रॉब्लम से बचाव के, प्रिवेंशन के। हम इसी के बारे में आगे आज बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बंधे रहिए। दोस्तों, स्लिप डिस्क जैसा नाम बताता है, डिस्क का स्लिप होना। अब डिस्क का स्लिप होना माने डिस्क के सेंट्रल जेल मटेरियल न्यूक्लियस पल्पोसस का अपनी हड्डियों के बीच में एक के ऊपर एक हड्डियां हैं, उनके बीच में डिस्क है। ये हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी का पूरा संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि कुशनिंग के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, एक ये स्प्रिंग की तरह काम करने वाली डिस्क, नीचे जो लोअर बैक है, लंबर स्पाइन, इनको लंबर डिस्क बोलते हैं। ऊपर जो गर्दन की नाड़ है उसमें जो डिस्क हैं उनको सर्वाइकल डिस्क बोलते हैं। चारों तरफ कार्टिलेज की कैप होती है जो बहुत टाइट और सख्त होती है, और सेंटर में जेल मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। लचीलापन इसी जेल से आता है, जो एक स्प्रिंग या कुशन इफेक्ट है, शॉक एब्जॉर्बिंग इफेक्ट है, वो सेंट्रल जेल देता है। हाई प्रेशर में होता है, उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोके रखने के लिए या बांधे रखने के लिए, जैसे बांध में हम पानी बांधते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एन्यूलस फाइब्रोसस होता है जो बड़ी टाइट कार्टिलेज होती है जो जेल के प्रेशर को कंटेन करके रखती है। बहुत सारी वजहों से, और आज के ख़ास तौर पे जो लाइफस्टाइल है, लगातार बैठे रहने के काम हैं, घंटों घंटों पूरा दिन कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क, बाइक, टू व्हीलर, स्कूटी वगैरह, या भारी वजन का काम रहता है, या कुछ लोग जो प्रॉपर तरीके से जिम नहीं करते हैं, बिना बेल्ट पहने, बिना ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के करते हैं, ये इन लोगों को ज़्यादा हाई रिस्क रहता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डेवलप होने का। लेकिन यंग एज में ये किसी को भी डेवलप हो सकती है। दो तरीके से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम सामने आती है, दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए आपका जानना ज़रूरी है। एक जो ज़्यादा कॉमन तरीका है स्लिप डिस्क के डेवलप होने का, वो है डीजेनरेटिव तरीका। डिस्क के डीजेनरेशन की वजह से डिस्क की कार्टिलेज की जो कैप है, जो एन्यूलस फाइब्रोसस जो हमने आपको बताया था, वो कमज़ोर पड़ जाता है, झिल्ली की तरह हो जाता है, और डिस्क का जेल अपने प्रेशर की वजह से पीछे नसों की तरफ बल्ज या प्रोट्रूड करने लगता है। और जब वो लंबे टाइम तक नसों की तरफ बल्जिंग, इसको डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं, जब ये इस स्टेज में रहता है तो धीरे धीरे करके नया जेल बनना बंद हो जाता है, जेल का रीजनरेशन बंद हो जाता है, और उल्टा उसमें तेजाब जमा हो जाता है, कैल्शियम, यूरिक एसिड वगैरह जमा होकर के वो डिस्क कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ऐसे मरीजों में ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं वो कमर दर्द से संबंधित होते हैं, कि भाई हमें कमर में दर्द रहता है, कमर में भारीपन लगता है, अकड़ाहट, जकड़न होती है, खिंचाव रहता है, ऐंठन रहती है, झुकने में परेशानी होती है, लगातार बैठने में, लगातार खड़े होने में, चलने में, जीने चढ़ने उतरने में, ख़ास तौर पे उतरने में परेशानी होती है, ज़मीन पे बैठने में, चौकड़ी लगाने में, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में, स्क्वैट करने में परेशानी होती है। और जब ये दर्द बढ़ता है तो थोड़ा नीचे कूल्हों की तरफ, जो बटक्स के हमारे पीछे की तरफ सेक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट देते हैं, इन कूल्हे के जोड़ों में दर्द जाने लगता है। और कई बार यही प्रॉब्लम ज़्यादा आगे एडवांस स्टेज में जाती है तो ये पेन नीचे थाई में पीछे की तरफ, हमारी जांघ के पीछे के हिस्से में रेडिएट करने लग जाता है, इन जोड़ों की और डिस्क की इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये जो स्लिप डिस्क की जो डीजेनरेटिव कंडीशन है,
ये ज़्यादातर शुरुआती ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्लिप डिस्क हम इसको बोलते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट वेरिएंट है स्लिप डिस्क का, ये बहुत सीवियर वैरायटी नहीं है स्लिप डिस्क की, और इसका ज़्यादातर इलाज कंजर्वेटिव होता है और कामयाब होता है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट 90% 95% हद तक सक्सेसफुल है, और बहुत कम पेशेंट में किसी और एडवांस ट्रीटमेंट या सर्जिकल ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फिजियोथेरेपी का, ट्रैक्शन का, मैनुअल ट्रीटमेंट का, मैनिपुलेशन का, नीडिंग का, स्ट्रेचिंग का, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग का, और इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स का, नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल दोनों, और न्यूरोपैथिक मेडिसिन्स का, मसल रिलैक्सेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। और अधिकतर 90% केसेस में अगर ठीक से टाइम से स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाकर के, लापरवाही ना बरत करके, कोताही ना करके तुरंत इलाज और फिजियोथेरेपी दवाइयाँ चालू की जाएं तो सेटल हो जाता है। टाइम ज़रूर लगता है, ये टाइम महीने 1.5 महीने से लेकर के कई महीनों का अंतराल हो सकता है, कई बार 4-4 6-6 महीने लगते हैं इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक होने में, अंदर तक इंटरनल चेंजेस जो एक जड़ से करेक्शन बोलते हैं, बट हो जाता है अप टू 90% केसेस में। इससे ज़्यादा जो सीवियर वैरायटी है स्लिप डिस्क की, जिन पेशेंट्स को हम ज़्यादातर देखते हैं ज़्यादा परेशान और जो शायटिका पेन के साथ प्रोमिनेंटली प्रेजेंट करते हैं, ये फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। ये जो डीजेनरेटिव स्लिप डिस्क होता है, जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 अर्ली माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी है, ये ज़्यादातर कमर दर्द से संबंधित या कूल्हे के सेक्रोइलिक जॉइंट्स के दर्द से संबंधित प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, स्टिफनेस की प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, झुकने में परेशानी लेकर के आते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड या जो सीवियर वैरायटी है स्लिप डिस्क की, जिसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिस्क हर्निएशन बोलते हैं, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। उसमें कार्टिलेज की जो कैप है उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो कार्टिलेज की कैप गिव वे कर जाती है। कार्टिलेज जो पहले वाला स्लिप डिस्क था वो कंटेन डिस्क हर्निएशन था, कार्टिलेज की कैप कमजोर थी, लेकिन जो डिस्क जेल था वो था कार्टिलेज की कैप के अंदर ही। यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कार्टिलेज की कैप फट जाती है, उसमें एक रप्चर या टीयर डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको हर्निएशन भी बोलते हैं। जैसे हर्निया में बॉडी की ऑर्गन बाहर की तरफ आती है, वैसे ही जब ये कार्टिलेज की कैप फट जाती है, इस रप्चर के थ्रू डिस्क का जो सेंट्रल जेल मटेरियल है, जैसे ये हमने लाल कलर में दिखाया हुआ है, ये डिस्क का सेंट्रल जेल मटेरियल न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो पूरा का पूरा बाहर पीछे की तरफ नसों की तरफ निकल आया है। इसको टेक्निकली मेडिकल भाषा में डिस्क एक्सट्रूजन या डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा दबाव बनाता है नस के ऊपर, एकदम पिंच कर देता है उसको, नस बिल्कुल फक सफ़ेद हो जाती है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और इतनी चोकिंग होती है कि नस का करंट ही बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये अब कार्टिलेज की कैप बीच में नहीं है, ये जेल मटेरियल पूरा डायरेक्ट टच कर रहा है नस को, तो ये केमिकली भी इरिटेट करता है एग्जिटिंग जो नर्व रूट्स हैं, जो नीचे टांग में नसें जाती हैं, शायटिक नर्व जिनको बोलते हैं, उसमें से कुछ इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स और प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो केमिकली भी डैमेज करते हैं नस को। तो ये एक मैकेनिकल कंप्रेशन, इस तरीके की जो डिस्क हर्निएशन है या जो एडवांस डिस्क स्लिप है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिस्क हर्निएशन है, उसमें डिस्क का ये जेल मटेरियल पीछे नसों को मैकेनिकली कंप्रेस कर रहा है, उनको चोक कर रहा है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन को रोक रहा है और केमिकली डैमेज कर रहा है। दोनों चीज़ें मिलकर के नस को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं, इसलिए इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। और मेन जो प्रेजेंटेशन होती है अमूमन, जैसे हम शायटिका पेन जिसको बोलते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मरीज को कमर में दर्द उतना मालूम पड़े। लोकल उस एरिया में जहाँ पर स्लिप डिस्क हुई है, बहुत सारे मरीज बिल्कुल कमर दर्द नहीं बताते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है जब हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम का ओरिजिन है वो कमर से है, रीढ़ की हड्डी से है, वहाँ आपकी नस दब रही है, तो मरीज बोलते हैं कि हमें वहाँ तो दर्द होता नहीं है, हमें तो टांग में दर्द होता है। ये नस में खिंचाव की तरह दर्द होता है, पूरे पैर की नस तनती है, खींच पड़ती है नस में, एक स्ट्रेचिंग पुलिंग इफेक्ट होता है और क्रैम्पी पेन होता है,
जैसे अमूमन मरीज बताते हैं कि हमारी नस पे नस चढ़ती है, हमें बाएंटे है ना जैसे समझाते हैं है ना, कड़ल पड़ती है, हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, पिंडलियाँ और जांग ऐसी एकदम हार्ड पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं, बाकायदा नस में पूरा करंट मालूम पड़ता है, पूरी लहर सी तरंग जाती है, इलेक्ट्रिकल एक फीलिंग आती है, जलन होती है, पैर में भभका सेक सा निकलता है, हीट बर्निंग वाली फीलिंग आती है, चुभन होती है, पिंस एंड निडल सेंसेशन जिसको बोलते हैं, तलवों में, खास तौर पे एड़ी में, पंजों में, कई बार पूरे पैर में भी, पिंडलियों में ऐसा लगता है कि कोई सुइयां घोंप रहा है। कई बार बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन रुकती है तो पैर ठंडा लगता है कि बिल्कुल बर्फ सा पैर हो गया, भारीपन लगता है पैरों में, पैर ऐसा भरा भरा वजनी लगता है कि जैसे उठाया नहीं जाएगा। और ज़्यादातर ये जो एडवांस स्लिप डिस्क है या ग्रेड 3 ग्रेड 4 डिस्क हर्निएशन है, ज़्यादातर इसके सिम्टम्स किसी एक टांग में ज़्यादा होते हैं। डिस्क की टेंडेंसी होती है, ये जो रप्चर होती है, टीयर डेवलप होता है, वो ज़्यादातर किसी एक तरफ, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ डेवलप होता है। तो ज़्यादातर ये जो शाइटी का पेन है, जिस तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब किया किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं शाइटी का पेन में, वो यूनिलैटरल होता है, किसी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेकिन बायलैटरल भी हो सकता है, दोनों साइड होने के भी। अगर सेंट्रल डिस्क हर्निएशन है, जो डिस्क में रप्चर, कार्टिलेज की कैप जो फटी है, वो अगर बीच में से टीयर हुई है और सेंटर में वो डिस्क का जेल मटेरियल पूरा एक्सट्रूड करता है, तो वो दोनों तरफ की नस को दबा सकता है। और ये बायलैटरल दोनों टांगों में भी शाइटी पेन हो सकती है, जो थोड़ा सा कम कॉमन है यूनिलैटरल सिम्टम्स के थ्रू। और पैर में एडवांस स्टेजेस में मोटर वीकनेस भी आने लगती है, पिंडियाँ सूखने लगती हैं, और कई बार पंजों की और एंकल की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। पंजे ऊपर उठाना, एंकल को ऊपर लिफ्ट करना, जिसे फुट ड्रॉप या टो ड्रॉप बोलते हैं। और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल डिस्क हर्निएशन होता है, जब ये दोनों तरफ की और सेंट्रल सेक्रल S2 S3 S4 जो कॉडा इक्वाइनल नर्व्स को दबाता है, तो टॉयलेट बाथरूम के कंट्रोल में भी प्रॉब्लम होती है, कब्जी होती है, और पेशाब रुक रुक करके आता है, और पेशाब की होल्डिंग में कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है, रोका नहीं जाता है, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग सिवियरिटी के स्लिप डिस्क प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें से जो ज़्यादा सिवियर वैरायटी है, जिसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं या एक्सट्रूजन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, ये मरीज बहुत ख़राब कंडीशन में आते हैं, ऑलमोस्ट बेड रिडन हो चुके होते हैं, इनका उठना बैठना, टॉयलेट बाथरूम तक के लिए जाना है, वो इतना सिवियर पेन होता है कि वो ना करवट लेने में, ना लेटने में, ना बैठने में, ना उठने में, किसी पोजीशन में कंटिन्यूअस 24 आवर रिलेंटलेस पेन होता है, जिसको किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है। ना वो रेस्ट करने से ठीक होता है, ना वो सीधे लेटने से, ना करवट लेटने से, बिल्कुल तड़पती हुई मछली की तरह आते हैं। और इस तरीके की फीलिंग आती है कि जैसे एक पैर ने काम करना बंद कर दिया है, वो फोड़े की तरह दर्द करता है, पैर में चीस मारती है, वो ना टीस ऐसी महसूस होती है। और यही वो पेशेंट हैं जिनमें काफ़ी बार कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट कामयाब नहीं हो पाती है। ये हायर ग्रेड का ज़्यादा सिवियर वैरायटी है स्लिप डिस्क की, जिसमें काफ़ी बार ऑपरेट करना पड़ता है और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ही हो पाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके जो सिवियर जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन है, इसको सर्जिकली ऑपरेटिव इंटरवेंशन करके कई तरीके से लोग इसका इलाज करते हैं। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी है, जो एक पुराना तरीका है, जो अभी भी काफ़ी जगह कंटिन्यूटी में है, पूरा खोल करके चीरा फाड़ी करके एक बड़ी सर्जरी की तरह किया जाता है। बट ये मेथड अब धीरे धीरे करके रिप्लेस होता जा रहा है। बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मिनी ओपन करते हैं, छोटे से इंसीजन से, चीरे से करते हैं, माइक्रो डिस्केक्टमी करते हैं, माइक्रोस्कोप लगा करके छोटे चीरे से एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके डिस्क के एक्सट्रूडेड या सिक्वेस्ट्रेड फ्रेगमेंट को, जो नस को दबा रहा है, उसको निकाल दिया जाता है। और जो आज का लेटेस्ट तरीका हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही मिनिमली इन्वेजिव है, एक बिल्कुल छेद के द्वारा की होल प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिकली दूरबीन से किया जाता है। इसमें हम एक एंडोस्कोपिक ट्यूब को बिल्कुल छेद करके, सुन करके, इसमें कई बार
पूरा एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकल उसी एरिया को सुन करके एक छेद के थ्रू एक इमेज इंटेंसीफायर या फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है जिसमें कंटिन्यूअस इमेज एक वीडियो फिल्म की तरह वो ना हमें दिखाता है। उसकी गाइडेंस में हम जब डालते हैं ट्यूब को, और वो ट्यूब हमें दोनों पर्पस सॉल्व करके देती है। एक तो वो हमें बहुत ब्राइटनेस देती है, हमें अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत उजाले में और बहुत ब्राइटनेस के साथ और बहुत एनलार्जमेंट के साथ दिखाई देते हैं। छोटी छोटी महीन से महीन टिश्यू या सूक्ष्म नस भी हमें बहुत मैग्नीफाई होकर के दिखाई देती है। और अंदर का जो सारा काम हम डिस्क रिमूवल का करते हैं वो कोल्ड लेज़र से करते हैं, या कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। डिस्क का जो एक्सट्रूडेड फ्रेगमेंट जो निकल करके कैनाल में नस को दबा रहा है, बाहर पड़ा हुआ है, उसको हम घोल करके कोल्ड लेज़र से और कुछ शॉक वेव से और वैक्यूम से सकआउट करके निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम कमर के किसी स्ट्रक्चर को ये पीछे की तरफ से एंडोस्कोपिक ट्यूब जो है दूरबीन या तो बैक साइड से एंटर करती है या थोड़ा साइड से हम है ना उसको एंट्री देते हैं, और इसमें हम किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी की जो अनैटमी है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। कोई लिगामेंट वगैरह नहीं काटा जाता है, कोई हड्डी वड्डी नहीं निकाली जाती है कि कोई हड्डी में छेद बनाना पड़े, विंडो बनानी पड़े, जो बाकी सारे मेथड्स में, चाहे वो माइक्रो डिस्केक्टमी हो, चाहे मिनी ओपन हो, और पुराना तरीका तो खैर ओपन सर्जरी का बहुत एक्सटेंसिव तरीका था ही, जिसकी वजह से फिर ये सब विधियाँ ईजाद करनी पड़ी। और क्योंकि सारा का नसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, हम नसों को इसमें टच ही नहीं करते हैं, तो जो एक बहुत बड़ा डर नसों को लेकर के होता है कि बहुत सेंसिटिव है, डेलिकेट है, डैमेज ना हो जाए, कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जो उल्टा हार्मफुल हो, तो वो चीज़ टोटली सर्कमवेंट की जा सकती है। वो रिस्क एक्चुअल में 0% हो जाता है ना। नसों के साथ हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं और बिल्कुल सेफली बिना किसी रिस्क, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के उस फ्रेगमेंट को निकाल करके, और जो उसकी कार्टिलेज की जो कैप है जिसमें ये रप्चर है, जो जड़ है इस प्रॉब्लम की ना मूल है, उसको हम लेज़र से ही सील कर देते हैं। इसको एन्यूलोप्लास्टी बोलते हैं। डिस्क में नया जेल इंजेक्ट करके और उसको हम रिपेयर कर देते हैं, उसको हम सील कर देते हैं कि दोबारा उस प्रॉब्लम की रिकरेंस के चांसेस ना हो, और वो एक वन टाइम फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन हो जाए और एक मिनिमली इन्वेजिव वे में हो जाए। और क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होती है, इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एन्युलस अच्छे तरीके से दोबारा वापस टाइट हो जाए, रिकरेंस का चांस ना रहे, जिसको फेल बैक सर्जरी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 तरीके के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई। एक जो डीजेनरेटिव वैरायटी है उसमें अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं, कमर दर्द से संबंधित होते हैं, स्टिफनेस से संबंधित होते हैं, और जो एक्चुअल में डिस्क हर्निएशन है, जो एडवांस स्टेज में पेशेंट शाइटिका पेन के साथ आता है, दोनों का इलाज बिल्कुल अलग तरीके से है। अर्ली माइल्ड टू मॉडरेट स्लिप डिस्क में 90% कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डिस्क हर्निएशन एक्सट्रूजन जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, उसमें सर्जरी में भी हम बहुत मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जो एक नाम मात्र सर्जरी के बराबर है, ना के बराबर, जैसे ऑलमोस्ट हमने कंजर्वेटिवली मेडिकली मैनेज कर लिया एक दूरबीन से, एंडोस्कोपिक ट्यूब से, लेज़र से, जिसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, हार्डली आधे घंटे का भी प्रोसीजर नहीं है, डे केयर प्रोसीजर है। आप चलते हुए आते हैं और सेम डे इवनिंग में चलते हुए घर चले जाते हैं। हर बीमारी का बचाव उसका पहला निदान है। बचना सीखें, इस नौबत तक, इस स्टेज तक प्रॉब्लम ना आए। अपने पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, रेगुलर नियम से एक्सरसाइजेस करें, अपनी बैक मसल्स को, बोन्स को स्ट्रांग रखें। जो ये प्रॉब्लम्स आपको, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, लगातार कंटिन्यूअस सिटिंग ना करें, है ना। और हैवी वर्क है आपका या जिम जाते हैं तो प्रॉपर ट्रेनर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड से चीज़ों को करें, जो ये प्रॉब्लम्स आपको डेवलप ही ना हो और आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ना पड़े या एडवांस ट्रीटमेंट में न जाना पड़े। आप इसके ऊपर विचार करें।
अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए, या कमर की रीढ़ की हड्डी या नसों से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी और अगर आपको इश्यू है, जो ज़रूरी नहीं है स्लिप डिस्क या शायटिका से रिलेटेड हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालें। आप वहाँ पर अपनी MRI, एक्सरे और सारा मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। हम आपको उस पर रिस्पॉन्स देंगे, क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, आप कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं इलाज को लेकर के, जो आप ठीक हो जाएं। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।